साथियों नमस्कार, जय हिंद। आपका मेरे YouTube चैनल SB क्यूज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके द्वारा लगातार सुझाव और कमेंट्स में उपलब्ध हो रहे हैं और आपका जो इससे मार्गदर्शन हो रहा है, इसमें मुझे काफ़ी खुशी है कि मैं आपके लाइक वीडियो बना पा रहा हूं। और आज इस वीडियो में मैं होमगार्ड विभाग की समूची जानकारी, जो संपूर्ण जानकारी है, उसको देने का प्रयास करूंगा। और इसमें मृतक आश्रित क्या प्रोसीजर है, क्या प्रक्रियाएं हैं मृतक आश्रितों को होमगार्ड विभाग में, वो सब जानकारी आपको दूंगा। पहले शुरुआत में करते हैं हम इसके इतिहास से शुरू करते हुए इसके आधुनिक रूप तक हम आपको जानकारी देंगे। फिर उसके बाद आपको उसमें वेतन भत्ते, इसमें पदाधिकारी कितने हैं और इसमें आपको क्या क्या विभागीय लाभ मिलते हैं होमगार्ड स्वयं सेवकों को, जैसा आप इस पे देख पा रहे होंगे बोर्ड पे। तो ये सब पूरी जानकारी मैं आपको एक डिटेल वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसमें आपको अच्छा लगे तो जरूर इसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ठीक है। और हमें जरूर सूचित करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है, हमारे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, ठीक साथियों। तो आइए शुरू करते हैं होमगार्ड विभाग के बाद। जैसा कि हेडिंग में लिखा हूं, हेडिंग लिखा है मैंने होमगार्ड विभाग। होमगार्ड विभाग क्या है? होमगार्ड विभाग ये ऐसा विभाग है, ये पूरे देश स्तर पे ये स्वतंत्र विभाग का निर्माण किया गया है। इसका निर्माण काफी पुराने समय में हुआ है। वर्तमान समय में पूरे भारत में होमगार्ड विभाग में 5 लाख स्वयंसेवक होमगार्ड्स को जो एक तरह से परमिट है, 5 लाख संख्या। और उसमें से अकेले यदि यूपी की बात करें तो उसका लगभग 1/5 यानी कितनी संख्या है? 1,18,348। 1/5 पूरे देश में 5 लाख है, ठीक है। इसका लगभग 1/5 यूपी में अकेले हैं, 1,18,348, ठीक है साथियों। और ये जो संख्या है, ये संख्या प्रशासन स्तर पे और पुलिस विभाग स्तर पे, चाहे शांति व्यवस्था ड्यूटी हो या लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी हो या आप यातायात ड्यूटी देख लें, हर जगह इनकी उपलब्धता पाई जाती है, ठीक है। तो शुरुआत जो मैं इसके हेडिंग लिखा हूं उस हेडिंग वाइज हम करते हैं। देखिए, संगठन की स्थापना एवं उद्देश्य। संगठन की स्थापना कब, कैसे, क्यों हुई और उसका उद्देश्य क्या रहा भूतपूर्व में और इस समय क्या है। देखिए, प्रथम बार स्थापना, पूरे विश्व की बात यदि किया जाए, प्रथम बार स्थापना इसकी विश्व युद्ध जब चल रहा था 1944 से लेके 1948 तक, ठीक है। तो उस टाइम 1939 से लेके 44 तक, तो उस समय विश्व युद्ध में ये यूके में, जो वर्तमान में ब्रिटेन है, वहां पे इसकी स्थापना की गई थी। आंतरिक सुरक्षा के लिए वहां पे जब हमले होते थे तो आंतरिक सुरक्षा बनी रहे, व्यवस्था बनी रहे। सेना तो लड़ती थी, लेकिन आंतरिक सुरक्षा के लिए होमगार्ड्स, घरों की सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, यातायात के लिए ब्रिटेन में, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में इसकी स्थापना की गई थी। यदि भारत में, अपने भारत की बात की जाए तो भारत में यह 1946 में हुई थी। 1946 में कब और क्यों हुई थी? 1946 में बॉम्बे में ये हिंदू मुस्लिम दंगे ये सब बहुत ज्यादा होने लगे थे। कलकत्ता में भी हुए थे, लगभग संपूर्ण भारत में होने लगे थे 1946 में। तो ये कलकत्ता में जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं स्वर्गीय मोरारजी देसाई जी, उनके नेतृत्व में इस संगठन को बनाया गया था। इसका जो प्रतिपादन किया गया था कि वहां पर बॉम्बे में जो मुंबई है इस समय, वहां पे 1946 में होमगार्ड विभाग की स्थापना की गई थी। वहां पे भी वही सुरक्षा व्यवस्था के लिए कि जो आंतरिक व्यवस्था है, शांति व्यवस्था, उसको बनाए रखने के लिए इसका निर्माण किया गया था। आधिकारिक रूप से नहीं किया गया था। इसमें स्वयंसेवक यानी जो स्वेच्छा से आने वाले थे सेवा, सामाजिक सेवा के लिए, उनको नियुक्त किया गया और उन्हें जो है अधिकार दिया गया कि आप जो है सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम में सहयोग करें, ठीक है साथियों। और फिर इसके बाद दोबारा ये प्रयोग में आया है कब? चीन का आक्रमण 1962 में जब हुआ, जब चीनी आक्रमण हुआ है 1962 में,
तो इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इस विभाग ने, इस संगठन ने पूरे देश में। एक ये जो पूरब और उत्तर क्षेत्र है उसमें जो आंतरिक व्यवस्था थी होमगार्ड विभाग के ऊपर, बहुत ज्यादा इन्होंने दारोमदारी निभाई है। ठीक है साथियों, इस वीडियो को यदि आप डिटेल में पूरी तरह देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो होमगार्ड्स जो विभाग, अगर किसी चौराहे पर या कहीं भी ऑफिस में होमगार्ड्स को देखते हैं, उनकी दशा को देखते हैं, तो हमें बड़ी जो है हीन दृष्टि से लोग देखते हैं, या इस तरह से कि उन्हें कहें तो भाव नहीं देते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये विभाग काफी समझ लीजिए उत्कृष्ट है। ठीक है, अब और इसमें जो काफी योजनाएं हैं, काफी सुविधाएं हैं। ठीक है, यदि कोई और रोजगार के लिए एक बढ़िया साधन है ये। ठीक है, उसमें देखा जाए तो लगभग समझ लीजिए कि 26 से 25 से 30 हजार के बीच इसकी तनख्वाह बन जाती है, जो पूरे महीने कोई नौकरी करता है, 100% नौकरी करता है। तो उसको आगे हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तो 1962 में इसकी स्थापना नहीं, इसका उपयोग हुआ अच्छे से जब चीनी आक्रमण हुआ था उस समय। ठीक है, तो इसके स्थापना पे गंभीरता से सरकार ने विचार किया। ठीक है, कि हाँ ये तो बहुत उपयोगी तंत्र है, ये बहुत उपयोगी विभाग है, ये हमारे लिए इसकी स्थापना की जानी चाहिए। ठीक, तो इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश होमगार्ड, इसके उपरांत उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन 6 दिसंबर 1962 में इसकी स्थापना की गई। 6 दिसंबर 1962 में इसकी स्थापना की गई। फिर आगे क्या है, अगला पॉइंट देखेंगे आप, कार्यात्मक इकाई, यानी इसको रेगुलर करने के लिए, कार्यात्मक इकाई के रूप में संचालित करने के लिए, रेगुलर रूप से कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम कब आया है? 1963। उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम 1963 आया है 30 दिसंबर 1963 को। इसके जो इसे अधिनियमित कर दिया गया, इसे एक तरह से कानूनी रूप दे दिया गया अधिनियम बना करके। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद जो ये 1963 की बात हो गई, और इसमें ये जब ये पूर्वी पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उस समय पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश है, वहां पे 5 जो है बटालियन भेजी गई थी। 5 होमगार्ड्स की जो है कंपनी कहे या बटालियन कहे, वो भेजी गई थी वहां पे सहयोग देने के लिए सेना का। ठीक है, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण ये तंत्र है, महत्वपूर्ण विभाग है। ठीक है, इसको हल्के में ना ले, इसके बारे में हमें जानकारी कम होने के कारण हम इसको जो है बहुत हल्के में लेते हैं कि हाँ ये तो बस ऐसे गए, ऐसा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण तंत्र है। और 1972 में इसमें कई संशोधन, 1972 में हुए, 82, 84 लगभग बहुत ज्यादा संशोधन हुए, इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन किया गया। ठीक है, बदलाव किए गए। अब देखिए, ये तो स्थापना उद्देश्य लगभग थोड़ा ऐतिहासिकता का परिचय हो गया। अब इसमें देखते हैं संगठनात्मक ढांचा क्या है। इसमें संगठनात्मक जो संगठन है, इसका ढांचा क्या है, इसका तंत्र क्या है, इसका संचालन कैसे होता है, ये देखते हैं। ठीक है, इसमें पहले नंबर पे है होमगार्ड्स मुख्यालय। यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो होमगार्ड्स मुख्यालय जो यहाँ पे है, ये लखनऊ में है, ये लखनऊ में है। वहां पे होमगार्ड पुलिस लाइन भी है, वहां पे होमगार्ड पुलिस लाइन भी है, वहां पे प्रशिक्षण वगैरह का कार्य होता है। और दूसरे नंबर पे है केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान। ये जगह जगह पे इनका निर्माण किया गया है, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों का, जहां पे इन होमगार्ड स्वयंसेवकों का, स्वयंसेवक यानी ये शुरुआत में जब थे तो स्वयंसेवक, जो शब्द मैं बोल रहा हूं स्वयंसेवक का मतलब ये स्वेच्छा से सेवा में आने के लिए, निस्वार्थ भाव से सेवा में आने के लिए जो आते थे वे, उनको स्वयंसेवक कहा जाता था। ठीक है, ये केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान दूसरे नंबर पे हो गया। फिर इसके बाद इसमें तीसरे नंबर पे है डिप्टी कमांडेंट जनरल। यहाँ पे ये जो है डीजी बैठते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो होमगार्ड्स मुख्यालय लखनऊ में है, डीजी बैठते हैं। ये केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान है जहाँ केंद्रीय जो प्रशिक्षण वगैरह होता है। डिप्टी कमांडेंट जनरल, ये डिप्टी कमांडेंट जनरल यानी ये मुख्यालय जो लखनऊ का मुख्यालय है, उसके अंतर्गत तीन उप शाखाएं हैं। कौन कौन सी? आगरा है, एक प्रयागराज में है, एक झांसी में है। ये अपने एरिया के जो आसपास के जिले हैं, यानी इसको 3 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, आगरा, प्रयागराज, झांसी, ये जो अपने अगल बगल के जिलों का मेंटेनेंस देखते हैं। चौथा है 18 मंडलीय कमांडेंट, 18 मंडलीय कमांडेंट है। और 5वां है 12 महिला कमांडेंट
प्रशिक्षण केंद्र कार्यालय, ठीक है। तो महिला कंपनी है ये महिला कंपनी प्रशिक्षण केंद्र कार्यालय 12 है, ये 12 है, ठीक। और छठे नंबर पे है 75 जिलों में क्या है, जिला कमांडेंट होमगार्ड। हर जिले में होमगार्ड कमांडेंट एक नियुक्त होता है, वो आईपीएस रैंक का अधिकारी होता है, ठीक है, वो नियुक्त है। 7वां विभागाध्यक्ष जनरल आईपीएस कैडर, ये भी आईपीएस कैडर, ये लोग आईपीएस लगाते हैं या यूपीएससी लगाते हैं, दोनों लगाते हैं लोग, ठीक है। अब बात करते हैं पदाधिकारी कौन कौन हो गया। पदाधिकारी सेम है जैसे पुलिस विभाग में होता है डीजी, आईजी, ठीक है, डीआईजी, और उसके बाद होते हैं एसपी। अगर जिले की बात करें एसपी और एसपी, एसएसपी, सीओ, ये सब होता है। अब तो मान लीजिए अगर कमिश्नरेट हो गया कोई जिला तो वहां पे जो है सीपी होते हैं, जेसीपी होते हैं, एसीपी होते हैं, ठीक है, इस तरह से है वहां पे। अब सीओ नहीं, जैसे अगर कमिश्नरेट प्रयागराज कानपुर की बात किया जाए, लखनऊ की बात किया जाए, तो वहां पे एसएसपी या एसपी नाम नहीं मिलेगा आपको। वहां पे क्या मिलेगा, मिलेगा सीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, जेसीपी, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, और जो सीओ रैंक रहेगा उसे एसीपी कहा जाएगा, ठीक है। इसमें देखते हैं पदाधिकारी में देखिए डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ होमगार्ड्स, आईजी, इसके बाद डीआईजी रहेंगे, ठीक है, ये डीआईजी रहेंगे। ये क्या है, मंडलीय कमांडेंट है, ये आईपीएस रैंक के हैं सब। फिर जिले में कमांडेंट रहेंगे, उसमें जिले में बांट दिया जाएगा जोन इंचार्ज। जैसे इंस्पेक्टर थानों में 3 स्टार इंस्पेक्टर इंचार्ज होते हैं, ऐसे इनको जोन जो मिलता है वो भी 3 स्टार लगाते हैं, ठीक है, होमगार्ड्स का बैच लगाते हैं। और फिर एडीसी प्लाटून कमांडर, इसके बाद बीओ होते हैं, पीसी होते हैं प्लाटून कमांडर, फिर होमगार्ड्स जो आप नॉर्मली देखते हैं। इन्हीं को बार बार आप जो बराबर इनको पहचानते हैं जो चौराहे पे शासन व्यवस्था या किसी के अधिकारी के ऑफिस, कार्यालय, आवास पे लगे रहते हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिए, वो नॉर्मली यही रहते हैं होमगार्ड्स। जो ये होमगार्ड स्वयंसेवक हैं, स्वयंसेवक यही लगे रहते हैं। अब इसमें ड्यूटियों का विवरण जानते हैं। ड्यूटी का विवरण क्या है, इसमें ड्यूटी का विवरण है, इसको डिटेल से जानते हैं कि इनकी ड्यूटियां कैसे लगती हैं और क्या क्या ये ड्यूटी देते हैं। वर्तमान में जैसे पहला बिंदु है, वर्तमान में 100% ड्यूटी लग रही है। 100%, 100% ये समझ नहीं पाएंगे आप, तो इसको समझते हैं हम, ऐसे नहीं समझ पाएंगे, समझने का प्रयास करते हैं। 100% यानी इनको पूरा 1 महीने में 30 दिन हो रहे हैं, तो 30 दिन इनको ड्यूटी दी जा रही है। पहले क्या होता था कि इनकी ड्यूटी जिले स्तर से लगती थी या थाना स्तर से लगती थी, तो इनको ड्यूटी में कभी इनको कहा था कि आप ड्यूटी पे आ जाइए, कभी कहा जाता था नहीं ड्यूटी की जरूरत नहीं है, तो ऐसे में इनको 100% ड्यूटी नहीं मिल पाती थी। अब क्या है कि इनका सब कुछ लगभग, चाहे ड्यूटी हो चाहे इनके वेतन का भुगतान हो, ये सारी चीजें इस समय ऑनलाइन हो गई हैं। ऑनलाइन व्यवस्था हो जाने के कारण इनका लखनऊ से जो मुख्यालय है, होमगार्ड्स मुख्यालय, ये जो होमगार्ड मुख्यालय है, यहीं से ये क्रमशः जो कार्यालय ये सब है, ठीक है, यहाँ पे ड्यूटी सबको ड्यूटी जो है महीने के शुरुआत में ही 1 तारीख को या 30 तारीख महीने के लास्ट में ही अगले महीने की ड्यूटी आवंटित ऑनलाइन भेज दी जाती है कि इनका इस कार्यालय में, इस थाने में 1 महीने, ये कहीं भी 1 महीने के लिए रहेंगे, ओनली 1 एंड ओनली 1 महीने के लिए एक जगह ड्यूटी एक पॉइंट पे करेंगे, चाहे वो थाना हो या कार्यालय हो या चौराहा हो, ठीक है। कहीं पे सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी इनको अगर दी जाएगी तो वहां पे ड्यूटी 1 महीने लगातार करेंगे, उसके बाद ये लगातार कहीं नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत रेयर केस में इनकी ड्यूटी कहीं पे एक जगह पे कई महीने लग सकती है, ठीक है। तो ये ड्यूटी इनको 30, जैसे मुख्यालय से, होमगार्ड मुख्यालय जो है वहां से लखनऊ से 30 दिन की ड्यूटी दे दी गई, इन्हें किसी पुलिस स्टेशन में कर दिया गया, ठीक है। तो महीने के लास्ट में, ये शुरुआत में आ गई ड्यूटी, महीने के शुरुआत से लेकर अंत तक जब 30 तारीख रहेगी तो वहां थाने से इनकी रिपोर्ट इनके जिला कमांडेंट कार्यालय, जो जिले का कमांडेंट ऑफिस रहेगा, वहां भेजी जाती है। उसको ड्यूटी रोस्टर कहते हैं, ठीक है, या मास्टर रोल कहा जाता है, ठीक है। जो ड्यूटी रोस्टर आता है या मास्टर रोल उसको कहते हैं। इस मास्टर रोल में इन्होंने किस दिन ड्यूटी संपादित किया है, यानी ड्यूटी इन्होंने की है, किस दिन एब्सेंट रहे हैं या ड्यूटी पे नहीं आए हैं, वो सारी चीजें उस पर अंकित होती है। और उस पे वो मास्टर रोल पे जो अंकित रहता है वो उस जिले में ही कमांडेंट ऑफिस पे अंकित हो जाता है और उनके वेतन का एक तरह से वेतन को कंफर्म कर दिया था कि इन्होंने 30 दिन में 20 दिन ड्यूटी दी है या
यानी इनको अवसर 30 दिन का है, 100% का अवसर है। अब इनके ऊपर निर्भर है कि ड्यूटी कितना करते हैं या कर पाते हैं, ठीक है। तो यदि इन्होंने 20 दिन की ड्यूटी की है और 10 दिन एब्सेंट रहे हैं तो उस अनुसार ये कंप्यूटर में फीड कर दिया जाएगा कि हाँ इन्होंने 20 दिन ड्यूटी की है और 10 दिन एब्सेंट रहे हैं। इसको तुरंत ऑनलाइन माध्यम से वहां पे मुख्यालय जो इनका होमगार्ड्स मुख्यालय लखनऊ है वहां भेज दिया जाएगा। वहां से इनके खाते में तत्काल जो है 1 तारीख को 2 तारीख को वेतन का भुगतान हो जाएगा। यानी इनकी जो ऑनलाइन व्यवस्था हो जाने के कारण, ये जब से इनका व्यवस्था ऑनलाइन हुआ है तब से ये सुविधा बहुत अच्छी हो गई है। नहीं तो उनको कई महीने वेतन का भुगतान नहीं हो पाता था। आपके आसपास कोई हो तो उनसे जानकारी ले सकते हैं कि इस समय अब ऑनलाइन व्यवस्था हो जाने के कारण कितनी सुविधा इनके लिए बढ़ गई है। अब वेतन वगैरह का कोई चांस नहीं रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है, ठीक। तो ड्यूटी हो गई, यानी इनको 100% ड्यूटी का अवसर दिया जा रहा है। इन्हें 30 दिन ड्यूटी दी जा रही है। अब निर्भरता ड्यूटी करने ना करने के ऊपर उसी कर्मचारी के ऊपर है कि वो कितने दिन ड्यूटी करता है, ठीक है। आगे देखते हैं शांति व्यवस्था। देखिए इसमें शांति व्यवस्था ड्यूटी है। कहीं दंगे हुए, फसाद हुए, ठीक है, आग लग गई, ठीक, कहीं मेला है तो इसमें ड्यूटी इनके द्वारा ली जाती है। गली चौराहे पे तो यातायात ड्यूटी जो होती है इनसे ही अधिकतर आप देखते होंगे, यही मिलते हैं, ठीक है। और ये डायल 112 जो गाड़ी चलती है हर जगह, हर थाने पे, हर जिले में है, तो ये इसमें वाहन चालक के रूप में इनकी ड्यूटी ली जाती है। इनके पास जरूरी कागजात होते हैं तो इनकी ड्यूटी वाहन चालक के रूप में लगा दी जाती है। यातायात संचालन में आप जानते ही हैं, यातायात संचालन, ठीक है, चौराहे पर और यातायात व्यवस्था को नियमित कैसे करना है। कहीं पे कोई पुल है या कहीं पे कोई जहां भीड़ लग जाती है, ट्रैफिक जाम वगैरह की समस्या रहती है, वहां पे इनके द्वारा ड्यूटी कराई जाती है। जैसा कि आप नॉर्मली देखते हैं फायर फाइटर के रूप में, जो एक तो आप थाने वाली पुलिस देखते हैं, एक पीएससी होती है, एक जो आग लगने पे पुलिस आती है, जो प्रशासन महकमा आता है, उसमें भी इनसे काम लिया जाता है, इनसे सहयोग लिया जाता है, इनकी ड्यूटी लगाई जाती है फायर फाइटर्स के रूप में भी। और जो कचहरी न्यायालय है, न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ ड्यूटी, जो कचहरी न्यायालय है उनकी सुरक्षा और जो वहाँ पे अधिकारी कर्मचारी होते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट, जज वगैरह, उनके साथ भी इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। इसमें कार्यालय में भी ये ड्यूटी करते हैं और सुरक्षा व्यवस्था में भी इनकी ड्यूटी लगती है, न्यायालय में, कचहरी में, ठीक है। ऐसे में आप देखेंगे कि न्यायालय हो, अस्पताल हो, रेलवे, हवाई अड्डा, ठीक है, तो ये हर जगह इनसे ड्यूटी ली जाती है। यानी इनका शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन हो चाहे शासन प्रशासन की बात हो, उसमें हर जगह इनका बहुत बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। इनकी भूमिका बहुत बड़ी है। अब अगली हेडिंग है वेतन भत्ते की बात हम कर लेते हैं। वेतन भत्ता क्या है? वेतन भत्ता क्या है, जैसा कि हेडिंग मैंने लिखा है, इसमें देखिए अब इस कंफर्म हो जाते हैं। ड्यूटी भत्ता, ड्यूटी भत्ता इनका डेली 600 है, डेली इनको 600 है। मूल जो भत्ता, मूल वेतन एक तरह से कह सकते हैं कि एक दिन ड्यूटी ये करेंगे तो इन्हें 600 रुपए मिलेंगे। महंगाई भत्ता अतिरिक्त, जो महंगाई भत्ता है वो अलग से इनको दिया जाएगा। क्या है वो? वर्तमान समय में अगर देखेंगे आप, जो 2023 के अप्रैल महीने से इनको ये 600 प्लस इसमें 252 रुपए महंगाई भत्ते इत्यादि मिला करके इन्हें डेली का 852 रुपए मिल जाते हैं। 852 रुपए डेली के मिलते हैं, ठीक है। यानी ये जो है अगर महीने के 30 दिन ड्यूटी कर रहे हैं तो 25-26 हजार इनकी तनख्वाह हो जाती है। और इसमें सुविधा इस जॉब में ये है सुविधा, सबसे बड़ी सुविधा, कि आप घर रह करके ड्यूटी कर सकते हैं, अपने थाने पे भी ड्यूटी दे सकते हैं, ठीक है। जो आपका निवास का थाना होगा या थाने के आसपास के थाने होंगे, आप ड्यूटी, यानी आप 40-50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के दायरे में आप नौकरी कर सकते हैं, अपने जिले में नौकरी कर सकते हैं। नौकरी की बात यदि किया जाए तो, और वेतन जो है ठीक ठाक है। और वेतन इसलिए ठीक ठाक है क्योंकि बाहर आपको रहने का खर्च नहीं लगेगा उतना, ठीक है। और जो खाने पीने की चीजें हैं, आप घर पे अगर व्यक्ति है कोई भी इसमें स्वयंसेवक, होमगार्ड, तो वो घर से रह करके अपना भोजन वगैरह का खर्च भी बच जाता है, कम खर्च होता है, आने जाने का जो भी रहे खर्च। तो इस तरह से ये नौकरी अच्छी है, ठीक है। और इसमें देखिए प्रशिक्षण भत्ता, प्रशिक्षण भत्ता क्या है? 260 है। 200 जब प्रशिक्षण लोग लेते हैं तो उसमें 260 रुपए एक दिन का मिलता है। और उसके साथ साथ भोजन और
और देखिए ये 100 रुपये भोजन का मिलता है, ठीक, और 160 रुपये भी 160 रुपया और जो है भत्ता मिलता है। तो इसमें देखिए आगे है, अगला बिंदु है रिफ्रेशर परेड भत्ता, परेड भत्ता, यानी बीच बीच में जो रिफ्रेशर कोर्स वगैरह होते हैं उसके लिए एक परेड, हर परेड का 100 रुपया मिलता है, हर परेड का 100 रुपया मिलता है। अब बेसिक पे की बात करते हैं, क्या है ये बेसिक पे। जो वैतनिक अवैतनिक दो प्रकार के लोग हैं इसमें। तो जो वैतनिक लोग हैं उनका कितना है और अवैतनिक कितना है, उनका भत्ता मूल वेतन बेसिक पे देख लेते हैं। पहला क्या है, स्वयंसेवी जो सीसी हैं उनका 1490 रुपए ये मंथली है, इनका बेसिक पे है। और स्वयंसेवी अवैतनिक सहायक सीसी हैं, ये तो वैतनिक थे, ये वैतनिक थे। अवैतनिक हैं तो उनका 1160 रुपए मंथ है। और स्वयंसेवी पीसी हैं तो वो 990 रुपए मंथ, प्लाटून कमांडर, ये इनका जो है 990 रुपए एक महीने का बेसिक पे है इनका। अब देखिए आगे देखते हैं हम क्या है। देखिए नॉर्मली हम लोगों को जानकारी नहीं रहती कि होमगार्ड्स में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, कि इनके बारे में अधूरी जानकारी हमको है, इसलिए इस पे कोई फोकस नहीं करता है और इस जॉब को बहुत हल्के में लेते हैं कि हाँ ऐसे ही बस है। लेकिन हल्के में लेने वाली नौकरी नहीं है ये, अगर अवसर मिले तो इसको ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि अब योजनाओं के बारे में आप जानिए कि इसमें योजनाएं कैसे हैं, एकदम बिल्कुल अस्थायी नौकरी जैसे सुविधा होती है। कुल मिला के तो गवर्नमेंट जॉब है ही ये, ठीक। तो बस इतना ही है कि इसका जो ये अवैतनिक है, होमगार्ड्स हैं, इनको अस्थायी बिल्कुल नहीं किया गया है, ठीक है। जितने दिन ये नौकरी करेंगे, जितने दिन जॉब करेंगे उतने दिन इनको वेतन मिलेगा, यही है इसमें पेंशन की व्यवस्था नहीं की गई है। फिलहाल तो लगभग हर गवर्नमेंट जॉब में पेंशन खतरे में है एक तरह से। देखिए अब इसमें होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, जो इसके जो विभाग के द्वारा, होमगार्ड्स विभाग के द्वारा क्या क्या कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, उसके बारे में जानकारी की विवेचना करते हैं। इसमें जो कल्याण कोष एक बनाया गया है विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए, कल्याण कोष बनाया गया है 10 करोड़ रुपए से, वो 10 करोड़ रुपए से बनाया गया है। और उससे उस पूंजी की जो ब्याज मिलता है वो सरकार के पास जमा है, और उससे जो ब्याज मिलता है उससे इस विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए, चाहे वो असामयिक मृत्यु हो, अपंगता हो, घटना दुर्घटना कुछ हो, तो उसमें उनको लाभ देने के लिए उसी पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें देखिए पहला बिंदु है चिकित्सकीय सहायता। जब किसी को बीमारी हो गई या कोई समस्या हो गई, स्वास्थ्य समस्या हो गई, तो ऐसे में उसको लाभ देने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए इस पूंजी का इस्तेमाल किया जाता है। और असामयिक मृत्यु की दशा में, असामयिक मृत्यु की दशा में या परमानेंट, ये कोई अस्थायी रूप से अपंग हो जा रहा है, वैसी दशा में उसके जो बच्चे रहेंगे 10th और 12th पास करने के लिए, वो पहली श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में किसी कर्मचारी के, किसी होमगार्ड कर्मचारी के असामयिक मृत्यु हो जा रही है या वो अस्थायी रूप से अपंग हो जा रहा है, अंग भंग हो जा रहा है, नौकरी करने लायक नहीं है, उस दशा में क्या है कि उसका कोई भी बच्चा या बच्ची 10वीं 12वीं अगर प्रथम श्रेणी में पास करता है और उसके बाद वो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, तो उसे छात्रवृत्ति दिए जाने का भी प्रावधान है, उसे छात्रवृत्ति दिए जाने का भी प्रावधान है। ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसा मिलता नहीं है सुविधाएं, ये मिलती है सुविधाएं, बस जागरूकता का अभाव है। जागरूकता ना होने की वजह से इस विभाग में क्या, कहीं पे भी यदि आप जागरूक नहीं हैं, आप लाभ लेने की कैसे लिया जाए उसकी जानकारी नहीं है, तो अब लाभ आपको कोई जबरदस्ती या कोई आपको समझा के नहीं देगा, आपको अपने अधिकार आपके मांगने ही पड़ेंगे। अब देखिए दूसरा बिंदु है, तीसरा बिंदु है इसमें कल्याण कोष में लाभार्थियों का चयन कल्याण कोष समिति द्वारा, इसके लिए एक समिति बनाई गई है। कहीं भी ऐसा होता है जिसमें सहायतार्थ कोई भी कार्य होता है तो उसमें समिति बनाई जाती है। ज़्यादातर वो समिति ही निर्धारित करती है कि किसको, निर्णय लेती है कि किससे सहायता दी जाए, कितनी सहायता दी जाए, ये सब। और सदस्य इसमें कौन कौन होते हैं, उस समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं,
एक डायरेक्टर जनरल ऑफ होमगार्ड होते हैं, जो सबसे बड़े मुखिया है। ये जो विभाग है होमगार्ड विभाग, ये अगर देखा जाए शासन स्तर पे इसके मुख्य सचिव बनाए गए हैं। मुख्य सचिव बहुत बड़ा अधिकारी होता है, ठीक है, IAS, ठीक है। और विभागाध्यक्ष, विभाग के का मुखिया कौन होता है इसमें? DG होता है। अगर शासन जो है जैसे ये इस समय यूपी की बात करें या किसी भी जो सरकार, मुख्यमंत्री की सरकार होती है, तो उसमें जो मुख्य सचिव एक नियुक्त हैं इसके लिए, होमगार्ड विभाग के लिए, सभी विभागों की तरह, कि हाँ इसको कैसे अधिनियमित किया जाए, इसमें क्या बदलाव किया जाए, सुधार किया जाए, ठीक है, उसके लिए। और जो अगर विभाग के वाली बात हो, मुखिया वाली बात हो विभागीय, तो ये DG साहब होते हैं, ठीक। तो इसमें देखिए ये जो बात हो रही थी, सदस्य जो समिति है, कल्याण कोष की समिति कौन, इसमें सदस्य कौन कौन है? डायरेक्टर जनरल एक होते हैं, विभाग के मुखिया, अपर मुख्य सचिव, एक IAS अधिकारी मुख्य सचिव होते हैं, और वित्त नियंत्रक, एक वित्त नियंत्रक भी होते हैं इस विभाग के, ADG होता है। उसके बाद चीफ स्टाफ अफसर भी इसमें होते हैं उस समिति में। और ये डायरेक्टर जनरल साहब द्वारा एक नामित जो अधिकारी होता है, नामित व्यक्ति होता है, जो उस प्रकरण को जानता है, यानी गवाह होता है, वो सरकारी गवाह होता है किसी भी प्रकरण का, कि हाँ इनके साथ ऐसी घटना हुई है, वो भी नियुक्त होता है। कुल मिलाकर के इसमें 6-7 लोग इसमें समिति के सदस्य होते हैं, उनके द्वारा निर्धारित किया जाता है कि इस स्वयंसेवक कर्मचारी की आर्थिक सहायता कितनी, किस कैसे और किस प्रकार की जाए, ठीक है। अब अगला हेडिंग आप देखिए, अगली दुर्घटना बीमा योजना। दुर्घटना यदि कोई हो जा रही है, ठीक है, दुर्भाग्यवश, तो ऐसे में क्या उसमें सुविधा दी जाएगी इस विभाग द्वारा, वो भी देखते हैं। और इसमें क्या है, शर्त जोड़े हैं कि ड्यूटी अवधि में मृत्यु होने पर, ये साबित करना पड़ेगा कि ड्यूटी आवर्स में मृत्यु हो, तो ऐसी या कोई समस्या हो, तो उसमें ड्यूटी आवर्स में तभी जो है इस पे क्लेम किया जाएगा, इस योजना पे का लाभ दिया जाएगा। देखिए जैसे है, पहला बिंदु है असामयिक मृत्यु पर। यदि असामयिक मृत्यु हो जा रही है तो ऐसे में 5 लाख रुपए दे रहे हैं, ठीक है। और 2 अंगों, कोई 2 अंग, हाथ पैर, हाथ दोनों हाथ या दोनों पैर या एक पैर एक हाथ, तो ऐसे में दोनों अंग, 2 अंग या दोनों आंखों की पूर्ण क्षति, यानी या दिखाई देना बंद हो जाए, तो 5 लाख रुपए सहायता के रूप में है। पूर्ण अस्थायी अपंगता, कोई फिजिकली डैमेज हो जाए, डिसेबल हो जाए कंप्लीटली, उसके लिए है। जैसे पक्षाघात हो जा रहा है तो 5 लाख रुपए का ये इसमें लाभ दिया जाएगा, सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि कोई डेड हो जाता है तो उसके शव को निवास स्थान पर ले जाने की व्यवस्था की जाएगी, वो जो खर्चा आता है वो भी दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसके आगे जो है हम अब आपको ये बताएंगे कि इसमें होमगार्ड विभाग में मृतक आश्रित, होमगार्ड विभाग में मृतक आश्रित कैसे नियुक्ति होगी। आइए अब आगे देखते हैं। मृतक आश्रित होमगार्ड विभाग में मृतक आश्रित या अनुकंपा के आधार पर, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, कैसे नियुक्ति होगी, कैसे नियुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। किसी के परिवार में, किसी के संबंधी में ऐसी यदि कोई हो बात, तो उनके लिए काफ़ी जानकारी है ये बढ़िया। और अगर आपको जानकारी हो जा रही है तो संबंधित परिवार को ये जानकारी नहीं है तो उन्हें जरूर सुझाव दें, ठीक है। इसलिए मेरा उद्देश्य वीडियो बनाने का यही है कि लोगों को जागरूकता हो, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर लोगों के पास, मेरे पास जो सुझाव आ रहे हैं, प्रश्न आ रहे हैं, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं। लोगों के पास जानकारी ना होने की वजह से उन लोगों को लाभ या आश्रित का नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। कई लोग तो कहे कि हमको मालूम ही नहीं है कि होमगार्ड विभाग में ऐसा होता है, तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो बहुत जरूरी है इस बात पे बनाना, इस विषय पर भी वीडियो बनाना इस संदर्भ में। तो आइए इस अनुकंपा नियुक्ति की होमगार्ड विभाग में जो प्रक्रिया है उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये बिल्कुल ये मैं एक तरह से साक्षात्कार लेकर के बातचीत करके उसी पे आधारित है ये पूरी जानकारी। जो डेट लिखा हूं मैं, ये पूरी जो है डेट बातचीत पे आधारित है, सत्य है ये। और यदि भर्ती की बात करें, सीधी भर्ती की बात करें होमगार्ड विभाग में, तो सीधी भर्ती आपकी हुई है 2011
उसके बाद से होमगार्ड विभाग में अभी तक सीधी भर्ती नहीं आई है। ये मृतक आश्रितों की ही भर्ती हुई है, और वो भी मृतक आश्रित की जो भर्ती हुई है वो 2016 की हुई है। उसके बाद अभी नहीं हुई है, अभी नहीं हुई है भैया। 2020 में हुई है, उसके बाद 16 के बाद 20 में हुई है, 20 में हुई है, 2020 में हुई है। ये जो जानकारी है ये 2016 की भर्ती है एक महिला, उनसे जानकारी हमने लिया है, उनसे साक्षात्कार लिया है। आइए इसको जानते हैं। उनके पिताजी होमगार्ड विभाग में ही नियुक्त थे, ठीक है। उनकी 2012 में मृत्यु हो जाती है, उनकी पिताजी की मृत्यु 2012 में हुई। उसके बाद उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति पर 1 साल बाद, उनका अपना रीजन था, उन्होंने 1 साल बाद 2013 में आवेदन किया कि हाँ हमें मृतक आश्रित नौकरी चाहिए अपने पिताजी की। ये आवेदन जो पत्रावली थी, इन्होंने होमगार्ड ऑफिस, ये होमगार्ड ऑफिस जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, कमांडेंट ऑफिस, वहां पे जमा कराया। कब? 2014 में जमा हुआ इनका। और 14 में जमा होने के उपरांत इनकी माताजी से, इनके जब पिताजी की मृत्यु हो गई थी तो इनके माताजी को 2014 में बुलाया गया। 2014 में जब इन्होंने पत्रावली जमा की तो इनके माताजी को बुलाया गया। माताजी से पूछा गया कि आपके पति की मृत्यु हुई है तो आप खुद नौकरी क्यों नहीं कर रही हैं, आप अपनी नौकरी अपनी पुत्री को क्यों देना चाह रहे हैं, ठीक है। ये जो महिला थी जिनसे मेरी बात हुई थी, होमगार्ड महिला होमगार्ड, ये 3 बहनें हैं, ये 3 बहनें हैं। तो इनकी एक बड़ी बहन है, ये बीच में है, और एक इनकी छोटी बहन है, ठीक है, यंगर सिस्टर। तो ये बीच में है। तो इनकी माता जी ने कहा कि मैं अपनी मध्य वाली बिटिया को, बीच वाली बिटिया को नौकरी देना चाह रही हूँ। तो कमांडेंट ने साहब ने पूछा कि आपने इनका भी चुनाव नहीं किया और इनका भी चुनाव नहीं किया, क्यों? तो इनकी माताजी के द्वारा बताया गया कि बड़ी बिटिया की शादी हो चुकी है, छोटी वाले की होने वाली है। इस महिला जो होमगार्ड है ये काफी समझ लीजिए बहुत ही जिगरा वाली है, बहुत साहसी है। ये अपनी बड़ी बहन की शादी की, अब छोटी बहन की, इसके बाद अपनी करेंगी भविष्य में जब भी करें। तो इनकी माताजी ने कहा कि ये जो बीच वाली बिटिया है यही सारे परिवार की, पूरे परिवार की जिम्मेदारी यही संभालती है, इसलिए साहब इन्हीं को नौकरी दे दीजिए, ठीक है। इतना मतलब खोज खबर लिए जाने के पश्चात ही नौकरी मिलती है। और इसमें इनकी माताजी से पूछ लिया गया, आवेदन स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद आवेदन स्वीकार कर लिया गया, कुछ समय बाद इनका खुद का थाना था, वहां से कैरेक्टर वेरीफाई किया गया। इनके गांव में जाके लोग पूछताछ भी किए, ठीक है, उस स्तर पे होता है। और इसके बाद ये नियुक्ति एवं प्रशिक्षण की प्रक्रिया 2016 में हुई। नियुक्ति इनको दे दी जाती है और प्रशिक्षण, दोनों चीजें 2016 में हुई है, ठीक है। तो इतना समय लगा है। 2012 में मृत्यु हुई, 2013 में इन्होंने आवेदन किया कि हाँ हमें आश्रित में नौकरी चाहिए 1 साल के अंदर। और इसके बाद 14 में पत्रावली जमा करती हैं, दूसरे साल इनको 2016 में प्रशिक्षण नियुक्ति लेकर के प्रशिक्षण में भेजा जाता है, ठीक है। और इसमें अब डॉक्यूमेंट की बात करें, लोग बहुत परेशान होते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे हैं। तो उनके द्वारा बताया गया कि आवेदन पत्र है उसमें ये भी डिटेलिंग, आवेदन पत्र मिलता है, प्रारूप होता है उस ऑफिस से, कमांडेंट ऑफिस से, जिनके भी साथ ऐसी बातें हो। अभी फोन आया था मेरे पास, पूछा लोग पूछ रहे थे कैसे कैसे कहाँ जाए हम और किस प्रकार से ये आवेदन पत्र जो प्रोफार्मा है वगैरह कैसे प्राप्त करें। तो जो ये आवेदन पत्र है वो प्रोफार्मा है, उसमें ये भी डिटेलिंग जो है भरनी पड़ती है कि आप अपनी जिम्मेदारी से भविष्य में मुकरेंगे नहीं, जिम्मेदारी निभाएंगे, आप अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, ये भी उस आवेदन पत्र में दर्शाना होता है, ठीक है। और भविष्य में यदि ये जो नियुक्त है, ठीक है, ये नियुक्त हैं महिला होमगार्ड पद पे, यदि ये मुकर जाती हैं अपने वादे से कि हम माताजी की देखभाल नहीं करती हैं, ऐसा नहीं होगा, हम आशा करते हैं। लेकिन ऐसा अगर मान लीजिए किसी वजह से वो अपने वादे से मुकर जाती हैं तो उनसे नौकरी छीन ली जाएगी। उनकी माताजी यदि
ऐतराज करती है कि हमारी देखभाल नहीं हो पा रही है तो उनसे नौकरी छीन ली जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये पहला हो गया, आवेदन पत्र हो गया जिसमें जिम्मेदारी निभाने का भी वादा है, जिक्र है। राजीनामा, शपथ पत्र, एफिडेविट, ठीक है, जो 10 रुपए का 100 रुपए का स्टाम्प पेपर, जो मतलब हम लोग गांव में लोग बोलते हैं, आम बोलचाल भाषा में बोलते हैं उसको स्टाम्प पेपर, राजीनामा। इसमें जितने भाई बहन हैं, अब इससे इनकी जो बड़ी बहन है, छोटी बहन है और माता है, ठीक है, इनसे तीनों लोगों से एफिडेविट यानी शपथ पत्र, स्टाम्प पेपर, 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे इनसे आवेदन, इनसे जो है राजीनामा लिखवाया गया, एनओसी लिया गया इनसे। एनओसी में क्या लिखा रहता है कि हमें मेरी फला मतलब बहन है या भाई है, इनके नौकरी करने से हमें ना अब ऐतराज है ना भविष्य में हमें कोई ऐतराज होगा, हमें कोई परेशानी नहीं है, इनको नौकरी दे दी जाए। ठीक है, ये इसमें राजीनामे में एफिडेविट में स्टाम्प पेपर पे जिक्र होता है। उसके साथ तीसरे नंबर पे आता है जाति प्रमाण पत्र। ये तो कंपल्सरी होता है, ठीक है, ये लगता है। निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र भी आप तैयार रखें। ये जो स्टाम्प पेपर की बात है, ये तहसील स्तर से या सदर तहसील से, दोनों जगह से बनवाना पड़ सकता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो यूनिक आईडी है, आधार, पैन, ये भी जरूरी है, ये भी आवश्यक है। और अस्थाई पता, अस्थाई पता, इसका भी डिटेल देनी पड़ती है कि आप अस्थाई पता क्या है, आप अस्थाई पता यदि है तो वो भी बताना पड़ता है। तो इतने डॉक्यूमेंट्स हो गए, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है, लेकिन जानकारी ना होने पर बहुत परेशानी होती है, इसलिए जागरूक रहे। अब बात आती है नियुक्ति हो गई, नियुक्ति में डॉक्यूमेंट की बात। अब डॉक्यूमेंट पे नियुक्ति हो गई, ठीक। उसके बाद शारीरिक मापदंड क्या है, शारीरिक मापदंड जो कहते हैं नापी, फिजिकल क्या है, उसको देखते हैं। हाइट, ये सब चीजें जो है, ये होमगार्ड की बात करें तो ये कमांडेंट जो जिला ऑफिस है वहीं पे नापी जोपी हुई इनकी होती है। इसमें ये जो हाइट है, ये मेल के लिए, जैसे सिपाही के लिए 168 सेंटीमीटर जरूरी होता है, ऐसे पुरुष होमगार्ड के पद के लिए भी जरूरी होता है। और इसमें 2 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। और महिला है तो उनके लिए 152 सेंटीमीटर, ठीक है, सेम एज महिला सिपाही भर्ती के लिए जो होता है, इसमें भी 2 सेंटीमीटर की छूट मिल सकती है। अब दौड़ की बात करें तो लड़कों के लिए दौड़ है 2.5 किलोमीटर, ये 3 से 4 मिनट समय मिलता है, जैसा दें वो तत्काल में। और लड़कियों के लिए ये 500 मीटर की दूरी ये होती है, 500 मीटर, इनके लिए भी समय 3 से 4 मिनट होता है। तो दौड़ काफी हल्की है, ज्यादा नहीं है कुछ। और मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में देखिए सेम है, सिपाही भर्ती जैसे होती है वैसे ही इसमें भी मेडिकल होता है। अब मेडिकल में बता दें तो मेडिकल में आपका पुरुष के लिए चेस्ट वगैरह, जैसे चेस्ट का मेडिकल, चेस्ट की नापी हो तो नापी में आ जाएगा। जो कलर विजन चेक किया जाएगा, आई साइट 6/6 है या नहीं है वो चेक किया जाएगा, ठीक है। कुछ इंटरनल भी चेकिंग की जाती है। और महिलाओं के लिए तो खासकर इसमें मेडिकल के नाम पे इसमें वेट चेक कर लिया जाता है, ठीक है, ज्यादातर यही होता है। प्रशिक्षण देखिए, प्रशिक्षण 47 दिन का हुआ इनका, बताया गया इनके द्वारा। और यदि कोई फेल कर जाता है इस पहले प्रशिक्षण में, तो उसे कुल मिला के 90 दिन का करना पड़ता है। 90 दिन का उसे दोबारा करना पड़ेगा। एक कोई पहले वाले प्रशिक्षण में फेल हो जा रहा है तो। और ये अब तक जो है, ये जो जितने प्रशिक्षण था, जहां पे नियुक्ति हुई है उसी जिले में कमांडेंट कार्यालय में इनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई। लेकिन अब 2020 से क्या हो गया है, इसमें बदलाव हो गया है। 2020 से सबका प्रशिक्षण लखनऊ में हो रहा है। लखनऊ में कहाँ हो रहा है? आलमबाग पुलिस लाइन है, आलमबाग में पुलिस लाइन है, होमगार्ड पुलिस लाइन है, वहां पे अब प्रशिक्षण कार्य हो रहा है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे लोग लाभ ले लिए हैं एक चीज का, इसमें 5% छूट होती है। कोई इसमें 3 वर्ष लगातार नौकरी कर लिया है होमगार्ड विभाग में, तो उसे
पुलिस विभाग में भर्ती होने के लिए 5% की छूट मिलती है। 5% की छूट मिलेगी, ठीक है। उसे रिलैक्सेशन दिया जाएगा मेरिट वगैरह में, ठीक है। तो ये जानकारी थी होमगार्ड विभाग के ऐतिहासिकता से लेकर के अब तक, ठीक है। और जानकारी अगर मैं बताऊं आपको तो इसमें कंपनी के बारे में, जैसे इसमें कुल 5 लाख है, फिर से आपको याद दिलाना चाह रहा हूं मैं, 5 लाख पूरे भारत में 5 लाख हैं, ठीक है। 5 लाख पद हैं और 1,18,348 होमगार्ड जो है यूपी में है, ठीक। और ग्रामीण जो है, ग्रामीण पुलिस कंपनी कितनी है, होमगार्ड जो कंपनी है ये कितनी है, 785 है, ठीक है। और नगरीय जो पुरुष कंपनियां हैं वो 341 हैं होमगार्ड विभाग की। और नगरीय महिला प्लाटून कंपनियां कितनी हैं, 25 हैं। और नगरीय महिला स्वतंत्र कंपनी कितनी है, वो 60 है, ठीक है। तो इस विभाग के इतने ज्यादा शाखाएं हैं, उप शाखाएं हैं, विविधता है इसमें इसकी जानकारी ना होने की वजह से हम लोग अनभिज्ञता का शिकार रहते हैं और हमें इसके बारे में जानकारी कम है, ठीक है। तो और एक चीज ये है कि अगर कोई सिपाही दरोगा की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए होमगार्ड में भर्ती होना कठिन नहीं है, सीधी भर्ती आती है, तो ठीक है। इसलिए क्योंकि इसमें फिजिकल वगैरह है, रिटर्न का बहुत ज्यादा वो नहीं रहता है, रिटर्न परीक्षा बहुत ज्यादा कठिन नहीं रहती है, ठीक है। तो साथियों, ये मेरी जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में मुझे बिल्कुल विस्तार से अपनी भावनाएं, अपने विचार, अपने प्रश्न, अपने सुझाव हमें दें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे कंटेंट पे, आपके द्वारा जो सुझाए गए कंटेंट रहे उस पे भी हम वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो रहा हूं। मिलते हैं फिर दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।